हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी, अभी आप देखिए बिहार शिक्षक 03 एग्जाम हुआ, उसमें भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर आज चर्चा कर रहे हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तो और जरूरी है, यदि जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सब शब्द की अपनी महत्ता होती है, इसकी जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं व्यापार शेष भुगतान संतुलन। इसी से जुड़ा होता है व्यापार घाटा, चालू खाता की घाटा, इसी से जुड़ा हुआ है अवमूल्यन। ये पांचों शब्द कहीं कहीं एक दूसरे से इंक्लूड हैं। तो इस चर्चा करने के पहले इस बात को ध्यान रखना है विद्यार्थीगण कि लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप न भूलेंगे, क्योंकि इसकी कितनी अहमियत है ये मुझसे ज़्यादा तो खैर आपको पता है, लेकिन क्यों आप इसको भूल जाते हैं। अरे अपने शिक्षक के प्रति थोड़ी सी तो सहानुभूति रखा जाए कि यदि हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो बदले में कुछ पेमेंट कर दें। पेमेंट तो नगद लेते नहीं, केवल क्या है अंगुली से सब्सक्राइब कर देना है। व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच जब दो या दो से अधिक देशों के बीच दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं जिन्सों के रूप में वस्तुओं एवं जिन्सों के रूप में आयात निर्यात किया जाता हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता हो, उस आयात निर्यात के अंतर को व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता हो, उस दोनों के अंतर को ही व्यापार शेष, अर्थात यदि हम चलिए 100 मान ले, कुछ भी $100, 100 करोड़, 100 जो भी मान ले, और हमारा आयात 100 है, निर्यात 70 है, तब जो यहाँ पर क्या दिखलाना होगा, तो व्यापार शेष क्या है, तो -30। अब चूंकि ये घाटा में है, आयात ज्यादा है निर्यात कम है, तो घाटा में है, इसे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे व्यापार घाटा, इसे व्यापार घाटा। तो आजादी की बाद से लेकर अब तक 1947 से लेकर, या कह सकते हैं और 1765 के बाद से ही जोड़ना शुरू कर दें, ठीक है, आजादी के बाद से लेकर अब तक, जहां हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इस 75 वर्ष में केवल 2 वर्ष ही ऐसा गुजरा, केवल 2 वर्ष, एक है 1972-73 और दूसरा है 1976-77। केवल और केवल 2 वर्ष ऐसा गुजरा जहां व्यापार लाभ की अवस्था में भारत, अर्थात भारत का आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा रहा। नहीं तो 75 वर्ष में, 73 वर्ष में हम घाटा में हैं, हमारा आयात ज्यादा रहा और निर्यात हमारा कम रहा। हम $100 अरब का सामान मंगाए और $70 अरब का सामान बेचे। ये तो एक उदाहरण है, घाटा में अलग अलग आता है, कितना करोड़ का घाटा रहा। तो ये हुआ वस्तु और जिन्स का व्यापार। अब मन में आएगा कि जिन्स किसको कहते हैं, क्या जिन्स वो है जिसे हम फुल पैंट के रूप में, पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में लाते हैं। विद्यार्थीगण, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो वहां के श्रमिक, मजदूर, कामगार को पहनने के लिए कंपनी के द्वारा जो वस्त्र उपलब्ध कराया गया, जो तुलनात्मक रूप से टिकाऊ हो और उस पर दाग धब्बे कुछ कम दिखता हो, कुछ कम गंदा होता हो, तो उन श्रमिकों को श्रमिक काम करने के लिए कंपनी के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया मोटा सा कपड़ा था जिन्स, उसे ही जिन्स के रूप में प्रयोग में लाया गया, और वो हमारे भारत का फैशन का सिरमौर बना हुआ है। स्त्री हो या पुरुष हो, लोग उसको बड़े ही शौक से पहना करते हैं। इसी को मॉडर्न जमाना कहते हैं, है ना। आज का मॉडर्न जमाना जो है, जो श्रमिक को लिए, कल तक जिसको हम श्रमिक, दूर हटो, आज उसी श्रमिक के वस्त्र को बड़े ही चाव से पहनते हैं। खैर, तो जिन्स यहाँ ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं, फुल पैंट का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जिन्स से तात्पर्य होता है वैसा प्रोडक्ट, वैसा उत्पाद जिसको हम एक से अधिक प्रयोग में लाते हैं,
जितने भी कृषि उत्पाद हैं, चावल, गेहूँ, दूध, सभी जो है सो आपका जिन्स में आता है। अब दूध का निर्यात किया गया, हो सकता है दूध से पाउडर बना लिया जाए, दूध से घी निकाल लिया जाए, दूध से दही तैयार कर लिया जाए, दूध से कुछ मिष्ठान को बना लिया जाए। एक दूध से तो कई कई प्रयोग में ला सकते हैं। तो वैसा प्रोडक्ट, वैसा उत्पाद जिसका एक से अधिक प्रयोग में लाया जा सकता है, उसको जिन्स कहते हैं। अब कपड़ा का निर्यात, तो कपड़ा से बेडशीट बना सकता है, कपड़ा से वो तकिया का कवर बना सकता है, वो जो है सो पर्दा बना सकता है, शर्ट पैंट के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, कुर्ता बन। तो कपड़ा का निर्यात किया गया तो कपड़ा का निर्यात जिन्स हो गया। लेकिन यदि रेडीमेड गारमेंट्स का बना दिए तो वस्तु हो गई। दूध की जगह रसगुल्ला का निर्यात किया गया तो वो वस्तु हो गई। तो वैसा प्रोडक्ट, वैसा उत्पाद जिसका एक से अधिक प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे कहते हैं जिन्स। और वस्तु तो वस्तु हो गई। तो स्पष्ट हो गया कि वस्तु और जिन्स क्या है, व्यापार शेष क्या है। और व्यापार घाटा जब हुआ तो घाटा तो हम लोग क्या बैंक से लेन देन करते हैं। तो बैंक में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या व्यापारी के लिए चालू खाता, करेंट अकाउंट को प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ पर उसको भी दे सकता है चालू खाता की घाटा, चालू खाता की घाटा। तो यदि हमारा व्यापार संतुलन बिगड़ा हुआ है, अर्थात घाटा में है, प्रतिकूल है, तो हमारा चालू खाता की घाटा भी बढ़ता जाएगा। ये चालू खाता घाटा क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किए जाने वाले आयात निर्यात में यदि हमारा आयात की तुलना में निर्यात कम है, तो उससे जो हमारे लेन देन पर प्रभाव पड़ता है उसे चालू खाता घाटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए चालू खाता घाटा हो गया, व्यापार घाटा। अब आइए भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको ध्यान रखना है कि चलिए तो डायग्राम के माध्यम से, तो ये हुआ व्यापार शेष और ये हुआ भुगतान संतुलन। अर्थात जब भुगतान संतुलन बोला गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला गया, तो उसमें भुगतान, व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड शामिल है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला गया तो केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला गया तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों शामिल हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉड शब्द है और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये नैरो शब्द है। अब अंतर क्या है, फिर यही शब्द होगा जब दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात एवं निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वस्तु और जिन्सों के व्यापार के साथ साथ, वस्तु और जिन्सों के व्यापार के साथ साथ सेवा, सर्विस और तकनीक, टेक्नोलॉजी के भी व्यापार को शामिल कर लेते हैं। अब फ्रांस से राफेल विमान लिया गया तो वस्तु है, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी भी फ्रांस देगा, उस टेक्नोलॉजी के बदले में हमको एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। उसका हो सकता है जब भारत में वो कंपनी बनाया जा रही, तो रिसोर्ट कंपनी फ्रांस का भारत में अपना इंजीनियर भेजेगा जो उसको बनाने में सहयोग देगा, उसकी टेक्नोलॉजी को बतलाएगा, तो उस इंजीनियर के बदले भी हमको भुगतान करना पड़ेगा। तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तु और जिन्सों के व्यापार के अलावा उसने जो सेवा सर्विस उपलब्ध कराया, उसने जो टेक्नोलॉजी दिया है, उसके बदले में भी जब हम लेन देन को जोड़ देते हैं तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो वस्तु और जिन्स तो क्या है, दृश्य वस्तु है, दिखता है, ट्रांजेबल है। लेकिन सेवा और टेक्नोलॉजी क्या है, नॉन ट्रांजेबल। शिक्षा नॉन ट्रांजेबल, आप हमको देख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं, जिसे आप सुन रहे हैं, जिससे आपकी नॉलेज सशक्त मजबूत हो रही है, ये तो नहीं दिखता है। हमारी आवाज को आप पकड़ नहीं सकते, बोलते हैं सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की तरह हो गया सेवा और टेक्नोलॉजी। आभासी मुद्रा, अभी बोलते हैं आजकल आ गया है क्रिप्टो करेंसी, जो केवल कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जिसकी लेन देन कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी अदृश्य वस्तु है, नॉन ट्रांजेबल है। तो जब दो या दो से अधिक
देशों के बीच वस्तुओं और जिनिसों के रूप में व्यापार के साथ साथ सेवा और टेक्नोलॉजी का भी व्यापार के लिए लेन देन को जोड़ देते हैं, तो उसे हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट में केवल ट्रांजेबल वस्तु और बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल ट्रांजेबल वस्तु और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजेबल और नॉन ट्रांजेबल दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तु के व्यापार को शामिल करते हैं। तो स्पष्ट हो गया। इसको देखिए, चलिए यहाँ पर लीजिए, केवल दृश्य वस्तु, यहाँ पर जो है दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तु के व्यापार को। अब व्यापार घाटा है, हमारे पास विदेशी मुद्रा कम आ रही है, आयात ज्यादा करना है तो हमको विदेशी मुद्रा का अधिक भुगतान करना होगा। यही कारण है कि अमेरिकी डॉलर महंगा हो जाती है। नहीं तो हमारे डॉलर की क्या आवश्यकता है, हम दैनिक जीवन में क्या करेंगे डॉलर। आप कोई किसी कोचिंग में एडमिशन लोगे, डॉलर लेगा? नहीं लेगा। किताब से कॉपी किताब खरीदोगे, डॉलर नहीं लेगा। सब्जी खरीदोगे, डॉलर नहीं लेगा। तो आम नागरिक को डॉलर से क्या जरूरत? तो देश में कहीं डॉलर की उपयोगिता है नहीं और डॉलर महंगा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, पेट्रोलियम मंगाते हैं या रासायनिक तत्व मंगाते हैं, हथियार मंगाते हैं, उसके लिए हमको भुगतान करना होता है। तो भुगतान रुपया में तो होती नहीं है। यदि अभी वर्तमान में समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। रूस से, संयुक्त अरब अमीरात से, कुछ अन्य देशों के साथ हम रुपया में ही अपनी आयात निर्यात, अपनी व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। उसे करेंसी स्वेप के नाम से अधिक किसी दो देश के बीच व्यापार किसी एक देश की मुद्रा में यदि होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में नहीं बल्कि उन दोनों की किसी एक देश की मुद्रा में, तो उसे इकोनॉमिक की भाषा में करेंसी स्वेप के नाम से। तो रूस के साथ, अभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमने पेट्रोलियम उत्पाद में करेंसी स्वेप को प्रयोग में लाया है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयास की जा रही कि अमेरिकी डॉलर पर जो हमारी निर्भरता है, उस निर्भरता को कम किया जा सके, उसके लिए सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। यहाँ पर होता है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। तो व्यापार घाटा को पूरा करने के लिए, कम करने के लिए, व्यापार लाभ की अवस्था में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी आयात को कंट्रोल करना होगा, अपने निर्यात को बढ़ावा देना होगा। आयात कम करें, निर्यात को अधिक करें। आयात कम करें क्यों, कैसे? क्योंकि तब हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाना होगा, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। मेक इन इंडिया उसी से जुड़ा हुआ है कि हम जो सामान को विदेश से मंगाते हैं, हम नोकिया से लेकर के या सैमसंग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो वो कंपनी भारत में ही नोएडा में आकर विश्व का सबसे बड़ा अपनी फैक्ट्री लगाया है। तो दक्षिण कोरिया से जो हम सामान मंगाते थे, तो हम वहाँ आयात करते थे, उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान करना होता था। तो वो आकर के हमारे देश में ही नोएडा में यदि कंपनी लगा दे, तो हमारा आयात शुल्क बच जाएगा। विदेशी मुद्रा का जो हम भुगतान करते थे, उसके मोबाइल को मंगाने के लिए वो बच जाएगा। मोबाइल हमारे देश में बनेगा, भारतीय रुपया में क्रय विक्रय होगी, उसमें काम करने वाले व्यक्ति कर्मचारी भारतीय होंगे, टेक्निक उससे भारतीय लोग परिचित हो जाएगा। जैसे हीरो होंडा से देखो हुई, हीरो जो है भारतीय कंपनी था, होंडा जापानी कंपनी थी। टेक्नोलॉजी से हम लोग परिचित हो गए और हीरो अलग और होंडा अलग। अब देखो होंडा के बाजार पर हीरो का बाजार हावी हो। तो जब हमारे देश में वो वस्तु का उत्पादन करेंगे तो हमारे पास पूंजी का अभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव। तो पूंजी और टेक्नोलॉजी दोनों प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूंजी को भी लाएंगे और टेक्नोलॉजी को भी लाएंगे। तो उस काम करने वाला भारतीय होगा तो उस टेक्नोलॉजी पूंजी दोनों हमें प्राप्त हो जाएगा। भविष्य में हम उसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब तात्कालिक तौर पर हमें विदेशी मुद्रा बचेगी। अब भारत में प्रोडक्शन होगा, भारत से ही विदेश में निर्यात होगा, तो भारत सरकार को जो टैक्स के रूप में प्राप्त होगा वो विदेशी मुद्रा के रूप में। तो हमें अपने आयात को कम करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना होगा। स्वयं उत्पादन करें या मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से उत्पादन करें। निर्यात में वृद्धि करना होगा। तो हम जो सामान मंगाते हैं अपने देश में उत्पादन करके उसी सामान को हम विदेश में बेचने का काम करें। ये तो लॉन्ग टर्म का प्रभाव हुआ। लेकिन तात्कालिक तौर पर व्यापार घाटा को कम करने के लिए सरकार अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का सहारा लेती है। अवमूल्यन जब विश्व की कुछ चुनी हुई मुद्रा की तुलना में, विश्व की कुछ चुनी हुई सेलेक्टिव मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का विनिमय दर, अपने देश की मुद्रा का एक्सचेंज रेट को
सरकार कम कर देती है, सरकार गिरा देती है, अपने देश की मुद्रा की वैल्यू अन्य देशों की मुद्रा की वैल्यू की तुलना में कम कर देती है, उसे अवमूल्यन डिवैल्यूएशन कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देश यदि अवमूल्यन का सहारा बारंबार लेगा तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आयात पर ज्यादा निर्भर है तुलनात्मक रूप से निर्यात। तो अब देखिए पड़ोसी देश चीन है, वो बारंबार अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, डिवैल्यूएट कर देता है, क्योंकि अवमूल्यन किए जाने से देश की वस्तु विदेश में सस्ती हो जाती है और विदेशी आयातित वस्तु महंगी हो जाती है। तो मांग का नियम कहता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। आखिरकार चाइना का सामान हम क्यों खरीदते हैं? ऐसा नहीं कि चाइना का सामान बड़ा ही टिकाऊ है, बड़ा ही उन्नत टेक्नोलॉजी का है, वो सामान सस्ती होती है। जब सस्ती होती है तो हमारे पास इनकम कम है, हम बड़ी आसानी से उसको ग्रहण कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। एक तरफ चाइना से हम लड़ते भी हैं लेकिन उसकी वस्तु को भी खरीदते रहते हैं। यहाँ तक तो चाइना का चावल, चाइना का प्याज, लहसुन भी हमारे देश में आ जाता है। तो चाइना जो है चूंकि उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बढ़ गया है, तो वह इसका अवमूल्यन का सहारा लेकर के अपने देश को निर्यात को और बढ़ावा देती है। यूरोपीय देश इस पर कई बार विरोध भी प्रकट किए हैं। भारत सरकार ने अब तक 3 बार 1949 में 30.5%, 1966 में 36.5% और 1991 में एक ही सप्ताह में 2 बार टोटल 21%। तो 3 बार भारत सरकार ने अब तक अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। अब सोचो 1949 में अवमूल्यन करने के बाद $1 बराबर 1 रुपया है। 1949 में जब हम अपनी रुपया का अवमूल्यन किए, अपनी रुपया की वैल्यू गिराए, तब आकर के 1 रुपया बराबर $1 हुआ था, अर्थात पहले हमारा रुपया महंगा था। अब सोचिए 1949 में 1 रुपया बराबर $1 तो भी हम बहुत ज्यादा गरीब थे, और आज $1 बराबर 72-73 रुपया है। 1949 की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी सशक्त, आज देखिए हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो हमारे पास खाने को भी अनाज नहीं हुआ करता, पहनने को कपड़े नहीं हुए करते। तो ये 2 देशों के बीच का मुद्रा का जो वैल्यू है उसका प्रत्यक्ष संबंध कोई नहीं है कि हमारी रुपया की वैल्यू गिर गई है तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। आयात निर्यात की तुलना में वह, क्योंकि हमको विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। अब भारत यदि अपनी रुपया को मजबूत कर ले, 72 की जगह पर 60 रुपया कर ले, तो भारत को घाटा हो जाए। भारत जैसे विकासशील देश जो आयात ज्यादा करते हैं, यदि अपनी रुपया की वैल्यू को अमेरिकी डॉलर की तुलना में 72 की जगह 60 रुपया कर दें, हमारा घाटा और बढ़ जाए, इसलिए वो नहीं की जा सकती है। अवमूल्यन करने से देश की वस्तु विदेश में सस्ती हो जाती है और आयातित वस्तु महंगी हो जाती है। तो प्रश्न आएगा कि अवमूल्यन कितना बार किया गया? 3 बार, 1949, 1966, 1991। अवमूल्यन करने का उद्देश्य क्या है? तो अवमूल्यन करने का उद्देश्य है व्यापार घाटा को कम करना, अवमूल्यन का उद्देश्य है चालू खाता के घाटा को कम करना, अवमूल्यन का उद्देश्य है आयात में कमी लाना, अवमूल्यन का उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। अब कैसे? प्रश्न आएगा कैसे बढ़ जाएगा? अब मान लो कि $1 बराबर 72 रुपया। अब इस मार्कर पेन को मान लो कि भारत अमेरिका के बाजार में निर्यात करता है और इसकी एक मार्कर पेन की कीमत भी है 72 रुपया, अर्थात अमेरिकी नागरिक $1 देते हैं और इस मार्कर पेन को प्राप्त करते हैं। लेकिन सरकार अब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे, अब $1 बराबर कर दे चलो 82 रुपया, अर्थात जिस डॉलर को हम लोग 72 में खरीदते थे अब खरीदेंगे 82 में। तो भारतीय रुपया क्या होगी? उसकी क्रय शक्ति बढ़ते ना कि 10 लड़का उतने ही काम करते हैं जितना कि 12 लड़की काम करती है, तो 12 लड़की की क्रय काम करने की क्षमता 10 लड़का की क्षमता के बराबर है। लड़की कमजोर है तब तो काम कम कर रही है। यहाँ पर क्या ऐसा मैथ बनाते हो? हमेशा नहीं बोलते लड़की कमजोर होती है, लेकिन मैथ में तो ऐसा क्वेश्चन बनाते हो। तो 72 रुपया जितना काम करता था उतने काम अब 82 रुपया करेगा $1 को खरीदने में, तो रुपया सस्ता। अब तो देखो, तो अमेरिका के बाजार में एक मार्कर पेन के लिए $1 दिया, अब क्या होगा?
एक मार्कर की पेन की कीमत तो अभी भी 72 रुपया है, लेकिन $1 बराबर 82 रुपया है, अर्थात अब उसको $0.90 ही देना पड़ेगा। $1 से कम में ही मार्कर पेन को खरीद लेगा। तो अमेरिका के बाजार में कल तक $1 था, अब $0.9 में ही उपलब्ध है, तो सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा, इसकी मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएगा। अब उल्टा आइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम पेट्रोल मंगाते हैं, मान लो कि $1 बराबर 1 लीटर पेट्रोल हमको मिलता था, अर्थात हम 72 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल खरीदते थे। अभी भी उसकी कीमत तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 ही है, लेकिन हम अपनी रुपया की वैल्यू गिरा दिए। अब हमको 82 रुपया में पेट्रोल लाएंगे, तो कल तक 72 में लाते थे, अब 82 में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। महंगा होगा तो कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, आयात घट जाएगी। तो मान लो पहले ही आयात घटकर 100 की जगह पर 90 हो गया, निर्यात 70 की जगह पर 80 हो गया, तो व्यापार घाटा जो 30 था, अब व्यापार घाटा कितना रह गया, 10। तो सरकार अवमूल्यन का सहारा लेती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा को कम करने के लिए, चालू खाता की घाटा को कम करने के लिए, आयात में कमी लाने के लिए, निर्यात में बढ़ावा देने के लिए। अवमूल्यन के करने से देश की मुद्रा विदेश में सस्ती हो, देश की वस्तु विदेश में सस्ती हो जाती है और विदेशी वस्तु देश में महंगी हो जाती है ना। ये देखिए आपकी कितनी रोचक, कितनी तथ्यात्मक, तथ्यपरक जानकारी आपको उपलब्ध हो चुकी है। अब थोड़ा सा आइए इसी सबसे विवेचन, आज का अंतिम शब्द का प्रयोग करते हैं। इन तीनों शब्द के बारे में अगले दिन फिर कभी पढ़ेंगे। विवाचन, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होते हैं कि एक देश की मुद्रा की कीमत दो अलग अलग देश में अलग अलग तुलनात्मक रूप से देखें। चलिए, अमेरिका का डॉलर की रुपया जो है भारत में यदि 72 रुपया में, और भारतीय रुपया के तुलनात्मक रूप से ही यदि पाकिस्तान में 80 रुपया में मिलता हो, तो एक देश की मुद्रा की कीमत दो अलग अलग देश में अलग अलग। तो एक देश से सस्ती मुद्रा को खरीद करके दूसरे देश में बेच करके लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को कहते हैं आर्बिट्रेज अर्थात विवाचन। अमेरिका का डॉलर भारत में मिल रहा है 72 रुपया में, और उसमें पाकिस्तान में मिलती है भारतीय रुपया से यदि करें तो 80 रुपया में, तो 72 रुपया में खरीद कर पाकिस्तान जाकर 80 में बेच दिया, हर $1 पर 8 रुपया मुनाफा कमा लिया, उसी को कहते हैं विवाचन। तो हमारी देश की मुद्रा की मांग जो है केवल वस्तु और जिन्स के रूप में नहीं, बल्कि विवाचन करने वाले व्यक्ति भी मुद्रा की वैल्यू को गिराने में या अमेरिकी डॉलर को वैल्यू को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। ये गलत व्यापार होता है, लेकिन ऐसा होता है, हवाला के माध्यम से ऐसा होता है। तो विवाचन हुआ तो एक देश की मुद्रा की कीमत दो अलग अलग देश में अलग अलग होने पर एक देश से सस्ती मुद्रा खरीद करके दूसरे देश में ऊंची कीमत पर बेच देना, उसे विवाचन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये 6 शब्द, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो है उसे व्यापार घाटा, करंट अकाउंट घाटा, अवमूल्यन और विवाचन। चलिए आज 5 शब्द को देख लेते हैं, फिर इन शब्दों को व्यापार से जुड़ा हुआ फिर किसी अन्य वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थीगण इस 5 शब्द से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, इस 5 शब्द का कंसेप्ट पूर्णतः तैयार हो चुका होगा। और यदि ऐसा है और तो आपको ज्ञात है कि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है, साथ ही ये भी ज्ञात है कि गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। गुरु दक्षिणा के बिना, तो आज का गुरु दक्षिणा क्या है, इससे यूट्यूब के जमाने में गुरु दक्षिणा क्या है, केवल आपकी उस अंगुली को सब्सक्राइब बटन तक पहुंचाना, लाइक करना और कमेंट करना। क्योंकि पढ़ाई कैसा लगा, तो ये तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो पर्दे के पीछे हैं, अरे जब सामने होते हैं तो आपके भाव भंगिमा देखकर स्पष्ट हो जाता है कि आपको बात समझ में आ गई, लेकिन जब पर्दे के पीछे हैं ये बताना नहीं भूलेंगे, कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिखेंगे कि जो पढ़ाया गया क्या वो आप समझे, कंसेप्ट तैयार हुआ, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अब आप हल करने में सक्षम हो चुके होंगे। यदि हाँ तो अपनी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।